bird machine. Check. हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जॉब लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें जो लोग सेलेक्टेड होंगे किस पोस्ट पे, तो ऑपरेटर पोस्ट पे। ऑपरेटर पोस्ट में कौन कौन से ब्रांच हैं तो देख लीजिएगा आप लोग। तो डिप्लोमा है, साथ साथ में आप लोगों को ग्रेजुएशन है और ITI है। तो जितने भी ये लोग पोस्ट हैं ऑपरेटर वाले ना, उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसमें मैं सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ कि कैसा क्या रहेगा। जैसे अबाउट में बात करूँगा, अबाउट की मतलब किसके HAL के बारे में बात करूँगा, फिर क्या का यूनिट है, वर्क ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर को क्या काम करना पड़ेगा ये मैं बात करूँगा। सिलेबस और एग्जाम कैसे होता है वो, ड्यूटी टाइम मैं बात करूँगा, जॉब प्रोफाइल में बात करूँगा, साथ में सैलरी अलाउंस बात करूँगा। यानी ये जितनी 5 चीज़ें हैं सब पे मैं बात करूँगा। जो देखना आप लोगों को बहुत जरूरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कि ऑपरेटर का क्या क्या रोल होता है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी एग्जाम का नोटिस आपसे मिस नहीं होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, अतः आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। चलिए मैं बात करता हूँ अबाउट पे। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अगर उसकी अबाउट की, तो जो HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो एक नवरत्ना सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्या है तो एक PSU है और ये एक एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। और इसके जो टोटल इंडिया में आपको 20 प्रोडक्शन यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में इसमें क्या है कि सर्विस डिवीजन 11 को लोकेटेड R&D सेंटर भी मिलेगा साथ में देखने को आपको। तो इन सब सारी चीजें में आपको जानना है। और इसका पहले नाम दूसरा था। सबसे पहले जो HAL का नाम था, HAL का नाम पहले था कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। मैं दिखा दे रहा हूं अभी। और ये क्या क्या काम करता है तो कि डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर, अपग्रेड ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इसमें इंडस्ट्री, मरीन, गैस टरबाइन, एसेसरीज, एविएशन, यानी जितनी भी एयरक्राफ्ट वाली चीजें होती है, सेना के लिए हेलीकॉप्टर बनाना हो, चाहे कोई ड्रोन बनाना हो, चाहे कोई नया चार्टर एयरक्राफ्ट बनाना हो, या फिर कोई मारक क्षमता वाला ड्रोन बनाना हो, या फिर कोई लाइट वेट का हेलीकॉप्टर बनाना हो, तो इन सब में मतलब सारा इस चीज में इन्वॉल्व रहता है। और ये एक भारत का PSU है जो किसके अंडर आता है तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसके आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे देखिए, मैं हाल के जो ऑफिशियल साइट है मैं वहां पे हूँ। तो इसका काम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या क्या किस चीज में काम करता है। तो एयरक्राफ्ट बनाता है, साथ में सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब कि जैसे जो सुदूर इलाके होते हैं वहां से जो लोग पर्यटक घूमने जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए साथ में हेलीकॉप्टर बनाता है और नीचे देख लेते हैं जो जरूरी चीज है। ये इसरो के साथ भी इसका कोलैबोरेशन चलता है, DRDO के साथ भी इसका कोलैबोरेशन चलता है, साथ में मरीन इंजीनियरिंग में भी सारा वर्क करता है। ये सारी चीजें हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। तो ये शेयर मार्केट पे आपको लिस्टेड दिखेगा जिसके एक शेयर का दाम 4420 रुपए है। और जरूरी चीजें देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट वालचंद्र हरिचंद्र ने इनको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो कब, 1940 में बेंगलोर में। तो उस टाइम ये क्या था, एक प्राइवेट कंपनी था। फिर इसमें क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट का शेयर होल्डर बढ़ गया। शेयर होल्डर बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर में ले लिया। और एक आपको पता है कि जनरली जो 50-51% से ज्यादा गवर्नमेंट का जिस कंपनी में शेयर होल्डर रहता है वो गवर्नमेंट PSU एक प्रकार का होता है, उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी की रूल चलती है। तो यही इसका इतिहास रहा है। पहले इसका नाम क्या था, तो नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। बाद में इसका नाम बदल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया गया। बाकी और जरूरी चीज है कि इसका यूनिट कहाँ कहाँ है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट की। तो प्रोडक्शन यूनिट में भी बेंगलोर में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिए, एयरक्राफ्ट डिवीजन बेंगलोर, इंजन डिवीजन बेंगलोर, साथ में ओवरऑल डिवीजन बेंगलोर, साथ में क्या है तो फाउंड्री फर्ग डिवीजन बेंगलोर, एरोस्पेस डिवीजन बेंगलोर, IMGT डिवीजन बेंगलोर, एयरपोर्ट सर्विस सेंटर बेंगलोर, फिर ICA तेजस डिवीजन बेंगलोर, साथ में और भी इसके कई और है प्रोडक्शन यूनिट। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक, एयरक्राफ्ट ओवरऑल डिवीजन नासिक, इंजन डिवीजन पूत। क्या आपका प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन। अब देख लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट।
यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग डायरेक्ट साइड से जाके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाने का आपका कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि जो एरो इंजन है, साथ में रोटरी विंग है, साथ में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एयरक्राफ्ट अपग्रेड है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिशन एंड कॉम्बैट सिस्टम है, CMPL एंड NDT सेंटर है, साथ में ये लखनऊ का, लखनऊ में भी है, ASERDC लखनऊ, साथ में ये कोरबा वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इसके अबाउट में हो गया। जनरली आप लोग का पोस्टिंग जब निकलता है तो एक एक डिवीजन का के लिए या फिर एक एक यूनिट के निकलता है, लेकिन इसके पास राइट होता है कि आपका पोस्टिंग ये कहीं भी करा सकता है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये सारी चीज़ें बताने में, सारी चीज़ें समझाने में, वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आप लोग उसकी कदर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको जरूर हेल्प मिलेगा कोई भी वीडियो आएगा तो। और देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो उसमें ऑपरेटर के लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या क्या काम करना होता है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ऑपरेटर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, जो ऑपरेटर का रोल्स होता है, सबसे पहले नंबर की हम बात करेंगे तो क्या है इसमें कि एयरक्राफ्ट इंजन असेंबली इन्वॉल्वेड इन असेंबलिंग एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स, यानी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि जो इंजन का असेंबलिंग होता है, एयरक्राफ्ट का इंजन का कंपोनेंट बनता है या फिर उसका रिपेयरिंग होता है, तो इन सब चीज़ों में आपको वहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा। वहाँ पे जितनी नए नए एयरक्राफ्ट बनते हैं या पुराने एयरक्राफ्ट के जो इंजन होता है उनका अगर मेंटेनेंस होता है या फिर नई नई टेक्नोलॉजी, नई R&D में नया इंजन पे कोई इनोवेशन होता है, तो उन सब चीज़ों में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे कि आपको, और सेकेंड चीज़ की बात करें तो इसमें क्या है कि प्रोडक्शन लाइन वर्क, जैसे हेलीकॉप्टर बन रहा है तो उसका कोई पार्ट पुर्जा बन रहा है, तो वो कोई प्रोडक्शन यूनिट में है, तो प्रोडक्शन में क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन में भी काम करना पड़ेगा, लाइन पे चलती चेन पे काम करना पड़ेगा। तो वर्क ऑन प्रोडक्शन लाइन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट, यानी जितने भी इंजन के कंपोनेंट बनेंगे या फिर जितने उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर कह सकते हैं कि नए सिरे से डिजाइन होगा या उसके R&D में होगा, तो सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है। और ये एक बहुत अच्छा होता है कि एक नॉर्मल डिप्लोमा और ITI किए वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे सीधा सीधा उनका सामना होता है कि नए नए एयरक्राफ्ट से, नए नए एयरक्राफ्ट के इंजन से, साथ में हेलीकॉप्टर कैसे बनता है, ड्रोन कैसे बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और क्या है, तीसरी नंबर की हम बात करेंगे तो ये है कि मशीनिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म्स, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड मिलिंग ऑपरेशन। जैसे कोई मशीन टूल्स का वर्क हो रहा है और उसमें जैसे काम करना है, जैसे आपको क्या करना है कि ड्रिलिंग करना है या फिर उसको काटना है, फिर या फिर उसमें आपको होल करना है, उसको ज्वाइंट करना है या फिर उसको वेल्ड करना है, तो इन सब चीज़ों में आपके ब्रांच के हिसाब से वर्क दिया जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना। और सारा चीज़ में आपका टीम वर्क रहता है और आपका प्रोजेक्ट पे रहेगा कि आपको इस पोर्शन का ये प्रोजेक्ट संभालना है। उस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व रहेंगे, उस प्रोजेक्ट के सेक्शन में जो आपके सीनियर रहेंगे, जिसको आप रिपोर्टिंग करेंगे, क्या काम देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना पड़ेगा। साथ में और चौथा चीज़ें जो बात करेंगे तो वो है कि क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि कंडक्ट्स क्वालिटी चेक्स एंड इंश्योर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। जैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट बन के निकला, जैसे कोई जहाज बन के निकला, एयरक्राफ्ट बन के निकला, सिविलियन कोई जहाज बन के निकला, प्लेन बन के निकला, तो उसमें क्वालिटी चेक करना कि सारा चीज़ का मटेरियल, इंजन, सारा चाल, जो भी सब चीज़ें हैं सही है कि नहीं है, ये आपको टीम वर्क के साथ करना पड़ता है। उसका सारा रख रखाव भी करना पड़ेगा और उसका सारा डाटा कलेक्ट करके हैंड ओवर करना पड़ता है, इतना ध्यान रखना है। और क्या है, तो पांचवा है तो मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन में जितने भी एयरक्राफ्ट बन के निकल चुके हैं, जितने भी ड्रोन बन के निकल चुके हैं, या हेलीकॉप्टर, या फिर कह सकते हैं कि डिफेंस के लिए कोई ऐसा कुछ गैजेट है जो बना हुआ है तो निकल गया है बन के, तो उसके टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी होता है। तो मेंटेनेंस वर्क में भी आपको इन्वॉल्व रहना है और साथ में आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, साथ में गाइडलाइंस और वर्क प्लेस पे जो भी सेफ्टी है उसको ध्यान में रख के सब सारी चीज़ें काम करना है। साथ में कि टीम कोलेब्रेशन। टीम कोलेब्रेशन मतलब कि आपके बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर टीम रहेगा, आप टीम के साथ वर्क करेंगे, साथ में आपका क्या रोल रहेगा वो डिसाइड करेगा आपका क्या ब्रांच है और क्या आप सीखे हैं, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं अगला पे बात करूंगा, अगर इसमें बात करेंगे कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट में, अगर पहला है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग यानी इन्वॉल्वमेंट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। जैसे कि क्या होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जरूरत के हिसाब से कोई चीज़ अगर डिजाइन कर रहा है या कोई प्रोजेक्ट पहले से बना है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसके डिजाइन में आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है या फिर उसके R&D में आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है कि क्या क्या आपको काम करना है या फिर किस टीम के साथ आपको काम करना है। साथ में क्या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरर्स
कंपोनेंट, साथ में जितनी भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हुआ रहेगा या फिर नया चीज़ों को जो भी मैन्युफैक्चर होना है, कोई प्रोजेक्ट नई गवर्नमेंट से पास हुई है उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें ऑपरेटर का काम क्या है कि वर्क करना। आपके जो टीम लीडर रहेंगे वो आपको काम सौंपेंगे, वो आपको काम करना है। साथ में क्या है कि असेंबली एंड टेस्टिंग, असेंबल्स एंड टेस्ट प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट बन गया, हेलीकॉप्टर का फैन बन गया, साथ में उसका विंग, कोई भी चीज़ आपका बन गया, कोई ड्रोन है उसका कुछ कंपोनेंट बन गया तो उसको असेंबल करना है, यानी जोड़ना है, जोड़ को बनाना है। क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट में अलग अलग चीज़ें बनती हैं या फिर अलग अलग कंपोनेंट का डिजाइनिंग होता है, तो उसको असेंबल करके पूरा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। ऐसा होता है कि क्वालिटी इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, और साथ में लास्ट में आपको क्वालिटी को इंश्योर करना होता है कि हाँ सारी सब चीज़ें सही है, अभी ये प्लेस ओपन मार्केट में जाने के लिए तैयार है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। साथ में ब्रांच क्या एलिजिबल है तो देखते हैं। जैसे कि हम ब्रांच की अगर बात करेंगे तो इसमें मैकेनिक वाले लोग ज़्यादा एलिजिबल हैं, क्योंकि सब आपको पता है मशीनरी वाला वर्क है, सारा मशीनरी मेंटेनेंस इक्विपमेंट वाला काम है। इलेक्ट्रिकल वाले लोग रहेंगे, आपको पता है कि बिना इलेक्ट्रिकल का आज कुछ होने वाला भी नहीं है, चाहे वो डिप्लोमा वाले इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो ITI वाले इलेक्ट्रिकल हो, वो सभी लोग एलिजिबल रहते हैं। साथ में मैकेनिक्स ब्रांच यानी कि जो एक इसमें होता है ITI में, वो लोग भी एलिजिबल हैं, और साथ में डिप्लोमा वाले भी मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं। सिविल वाले भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि एक्चुअली सिविल का क्या है कि प्रोजेक्ट में कि नया उसका बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, नया डिजाइनिंग हो रहा है, नई तरीके से कुछ तैयार हो रहा है, तो उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में उनका इन्वॉल्विंग रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच का सबसे बड़ा इसमें रोल है, सबसे बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच का। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच उसमें उपस्थित रहेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि इसमें ITI वालों में कौन कौन रहेंगे, तो फीटर वाले लोग एलिजिबल रहेंगे, साथ में टर्नर वाले लोग एलिजिबल रहेंगे, साथ में इलेक्ट्रीशियन वाले लोग एलिजिबल रहेंगे, साथ में वेल्डर वाले लोग एलिजिबल रहेंगे, मैकेनिस्ट वाले लोग एलिजिबल रहेंगे। ये सब कौन है तो ITI वाले लोग हैं, यानी ITI के भी जितने भी ब्रांच है इनमें सभी लोग एलिजिबल हैं। ये जो फीटर वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, वेल्डर, इनका तो बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, यानी इनको तो बड़ी बड़ी संख्या में हायरिंग होती है। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है ऑपरेटर में हाल में। इसमें बहुत सारे अलाउंस भी आपको अच्छा मिलता है। जॉब प्रोफाइल इसलिए अच्छा होता है कि बहुत सारे इंडिया में इसका बहुत जगह ब्रांच है, तो आपको डाइवर्सिफाई भी देखने को मिलता है। हर जगह हर यूनिट में आपको विजिट भी करने को मिलेगा, बहुत चीज़ें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नया चीज़ें जानने को मिलता है। देखिए अब हम इस पे बात करेंगे कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो दोस्त मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बस ITI वाले हैं, तो ITI के जितने ब्रांच हैं वो सभी लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। जब आपका कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। साथ में BSc वाले भी एलिजिबल होते हैं, बीटेक के लिए आता है वो लोग भी एलिजिबल होते हैं, तो देख सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑपरेटर की, मैं उस पर सबसे पहले बात करूंगा। आपको क्या होगा कि एक रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम में यदि आप अनरिजर्व EWS OBC से हैं तो 60% से ज़्यादा आपको ले आना पड़ेगा, या एबव SC ST या PWD है तो 50%। और आपको पता है कि टेस्ट क्या होगा, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म क्या तो होता है, ईमेल ID पे आपको मैसेज जाता है कि किस तारीख को आपका होना है एग्जाम, एडमिट कार्ड का। और साथ में क्या होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे 2.5 घंटे का आपका टाइम मिलता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन किससे मिलता है तो जनरल अवेयरनेस से फर्स्ट जो पार्ट होता है, सब MCQ टाइप के होते हैं। साथ में दूसरा जो इसमें होता है पार्ट, उसमें आपको 40 क्वेश्चन किसका तो इंग्लिश का और रीजनिंग का देखने को मिलेगा। साथ में जो थर्ड पार्ट आपको देखने को मिलेगा उसमें 100 क्वेश्चन किससे रहेंगे तो आपके ब्रांच से, इलेक्ट्रीशियन से, सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, किसी भी BSc वगैरह से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, चाहे ITI से हैं, तो उससे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका एग्जाम होता है 2.5 घंटे। अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट के लिए फर्दर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल डायरेक्ट होता है, इसमें कोई अदर और स्टेज नहीं होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। ये टोटली मैं सिलेबस की बात कर दिया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है करेंगे इसमें कि वर्किंग आवर आपका क्या रहता है, ड्यूटी टाइम क्या रहता है। तो देखिए ड्यूटी टाइम आपका जनरली 8 घंटे 8.5 घंटे इतना रहता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिए। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि R&D है, तो R&D में अगर आप यूनिट में है तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी का काम नहीं करना पड़े, लेकिन आप प्रोडक्शन यूनिट में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, तो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी काम करना पड़ेगा। आपको मेनली 8 घंटा टाइम होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन अगर आप 10 घंटा करते हैं तो 2 घंटा आपको ओवर टाइम हो गया, 2 घंटे ओवर टाइम का आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। साथ में शिफ्ट ड्यूटी भी लग सकता है। शिफ्ट ड्यूटी मतलब
एक 7 बजे से लेके और 3 बजे तक होता है सुबह में, फिर से शाम को 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक होता है, और रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे, ऐसे शिफ्ट में आपको बुलाया जाता है। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो उसका अलग भी अलाउंस बनता है, वो सब दिया जाएगा। ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का अलग पैसा बनता है। आपको पता होगा कि आप ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे, जितना आपका फंडामेंटल सैलरी बनता है ना, उतना आपका ओवर टाइम भी बन सकता है, इतना ध्यान रखना है। तो पर्क एंड अलाउंस की अब बात करेंगे तो इतना ये काम के लिए हो गया कि आपको शिफ्ट में भी ड्यूटी लगेगा, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर सकते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं आप, मेंटेनेंस वर्क में काम कर सकते हैं आप, R&D में काम कर सकते हैं। तो ये सारा डिवीजन के हिसाब से आपको कहीं भी लग सकता है। जनरली जिस सेक्शन में या फिर जिस यूनिट के लिए आपको निकला रहता है रिक्रूटमेंट, आपको उसमें जाना होता है। तो ये हो गया इसका जॉब का टाइम, आपको ध्यान रखना है। वर्किंग डे, हाँ ये रहता है कि पब्लिक वर्किंग डे, जिस दिन छुट्टी रहता है, पब्लिक हॉलीडे, उस दिन हॉलीडे के दिन आपको छुट्टी मिलेगा। अगर उस दिन वर्क पे बुलाया जाता है तो आपको एक्स्ट्रा उसका पैसा दिया जाएगा। दूसरी बात हो गया कि संडे को, हर संडे को छुट्टी रहता है। देखिए फ्रेंड्स, एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया था जिसमें हम बताने वाले हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है जो लोग ऑपरेटर बनते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है एक बार और कि चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसके रिगार्डिंग कोई भी पेपर पता चलता है या फिर पुराना पेपर मुझे मिलता है या फिर क्वेश्चन का लेवल पता चलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ज़रूर सेंड करूंगा, और आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो कोई भी टेक्निकल जॉब का नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। चलिए मैं इसके अब बात करूंगा कि क्या है इसका पे स्केल। तो सबसे पहले देखिए 2 स्केल में बांटा गया है। जो स्केल फर्स्ट है C5 करके, साथ में स्केल नंबर 2 है कि D6 करके। जो C5 है उसमें ITI वाले लोग ऑपरेटर बनते हैं। साथ में जो D6 है उसमें क्या होता है तो डिप्लोमा एंड डिग्री वाले लोग ऑपरेटर बनते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, तो देखिए जो लोग ITI वाले हैं चाहे डिप्लोमा वाले, बेसिक पे है ये पर मंथ का ये बेसिक पे है, और जितना भी अलाउंस कैलकुलेट होता है सब बेसिक पे पर ही कैलकुलेट होता है। जैसे मैं करके बताता हूँ एक कि अभी आपको क्या है, सपोज दैट आपने D6 23,000 बेसिक पे है आपका। डियरनेस अलाउंस इसमें क्या बनता है, IDA इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलता है। इस टाइम लगभग 46% के आसपास है। तो यानी 46% किसका मिलेगा, तो 23,000 का 46% आपको मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो HRA जिसको बोलते हैं, तो HRA सिटी के हिसाब से मिलता है। आपका जहाँ पे पोस्टिंग होगा वो सिटी कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जनरली 10%, 20%, 30% मिलता है, तो एवरेज हम रखते हैं तो 20% रखते हैं। तो जो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा वो 23,000 का 20% फिर मिल जाएगा यहाँ पे। ये हो गया HRA। साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको जहाँ पे रहेंगे या रूम लेकर रहेंगे या इसका टाउनशिप होगा तो आने जाने के लिए आपको TA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। आपके बेसिक का 10% होता है। बेसिक का 10% का मतलब क्या होता है कि 23,000 है तो उसका 10% और प्लस जितना होगा यानी 2,300 रुपये, यानी उस पर अब 46% और मिलेगा महंगाई बता। इतना आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ध्यान रखना है। साथ में मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। देखिए अगर आपको मेडिकल कार्ड बनता है तो ठीक, नहीं तो मेडिकल अलाउंस आपको कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये पर मंथ हिसाब से मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। साथ में मिलता है कि लीव ट्रैवल कंसेशन जिसको LTC बोलते हैं। अब देखिए LTC का क्या मतलब है कि आपके डिपेंडेंट या आपको ऑफिस घर आने जाने के लिए, जैसे आपका कहीं साउथ में पोस्टिंग हो गया, आप यूपी के या बिहार के रहने वाले हैं, तो आने जाने के लिए 3rd AC का या फिर 2nd AC का या फिर फ्लाइट का टिकट मिलता है। 4 साल में एक बार आपके मम्मी पापा को और अपने आप को घुमाने के लिए पूरा ऑल इंडिया में एक बार मिलता है, उसको LTC बोलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। साथ में मिलता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव क्या होता है कि साल भर में 1 या 2 बार मिलता है। ये जनरली आपका बेसिक पे 23,000 है तो कम से कम 60-70 हज़ार तो यही मिल जाएगा। उसके बाद होता है कैफेटेरिया अलाउंस, 25% मिलता है, हर महीने आपको मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग सीधा जोड़ सकते हैं कि 46% ये हो गया, 20% ये हो गया, आपका 66% हो गया, 25% आप लोग ये जोड़ देंगे, यानी आपका जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगा आप लोग इतना मान के चलिए 45 पार ही बनेगा, पर 1000 पर मंथ बनेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन डिस्कस कर दी। अब इसका आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसका जैसे सिलेबस फुल्ली पता चलता है या कोई पुराना कट पीस पेपर तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ में चैनल पे बने रहेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।